गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में अपन ने हाइगेंस के अनुसार प्रकाश का अपवर्तन देखा था। उसमें कंडीशन रखी थी प्रकाश तरंगें विरल से सघन में अपवर्तित हो रही थी, यानी तरंगागर आपतित तरंगागर किस में था, विरल माध्यम में, और अपवर्तित तरंगागर सघन में था। आज उसका अपोजिट है, क्या रखा है वो समझ में आएगा तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। आपतित तरंगागर सघन माध्यम में है और अपवर्तित तरंगागर विरल माध्यम में है। उस स्थिति में ये आपने v1t यानी इसमें वेग मान रखा है आपने v1 और इसमें v2, यानी t बराबर 0 पे तरंगागर का a सिरा अपवर्तक सतह को स्पर्श करता है, उस समय b सिरा b पर होता है ना। तो उस समय ये डिस्टेंस कितनी आई थी, मतलब t समय बाद ये तरंगागर का b सिरा इसको स्पर्श करता है, तो ये v1t डिस्टेंस आई थी, याद है। हाँ, तो a वाला यही थोड़ा ना रहेगा, a वाला भी अपवर्तित होके कितनी, इसमें वेलोसिटी v2 है तो ये v2t डिस्टेंस करेगा। लेकिन इस बार ये प्रकाशीय विरल माध्यम है, ये प्रकाशीय सघन, इस वजह से ये v2t डिस्टेंस ज़्यादा होगी, v1t डिस्टेंस कम होगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, v2t ग्रेटर देन v1t। क्योंकि प्रकाश का वेग सघन में कम होता है, तो यहाँ पे इसका वेग कम है, इस समय से ये हो गया। तो आप तो बस इसका दोबारा डेरिवेशन नहीं करना, वो लगाओ क्या, हाँ, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या आया था, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर μ2 बट्टा μ1 बराबर v1 बट्टा v2 बराबर λ1 बट्टा λ2। बात वही है, लेकिन इसमें मान चेंज हो जाएंगे। उसमें जो चीज़ ज़्यादा आ रही थी वो इस समय कम आएगी। यानी इस समय प्रकाश आपतित प्रकाश तरंग किस में है, सघन माध्यम में है, तो λ1 है मान लो इसका, इसमें तरंग दैर्ध्य है, इसमें λ2 मान ली वही। लेकिन कंडीशन क्या है, इस समय λ1 क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी λ2 से, तभी तो वेग परिवर्तित होता है, वेग बदलता है λ के कारण, तरंग दैर्ध्य के कारण। यानी सघन माध्यम में तरंग दैर्ध्य कम होगा, विरल माध्यम में तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हो जाएगा। तो वहां पर λ1 बटा λ2 का मान ज्यादा आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। वहां पे सापेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से ज्यादा आ रहा था, यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से कम आ जाएगा। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको μ2 बोलते हैं ना। इस बार माध्यम 2 ये है और माध्यम 1 ये है, तो ऊपर μ2 क्या है, अपवर्तनांक कम है और μ1 ज़्यादा है, तो ये वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी। 1 से छोटी कब आती है, जब प्रकाश तरंगें सघन से विरल में अपवर्तित होती हैं। यानी विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष, तो इसकी तुलना में इसका अपवर्तनांक तो कम ही आएगा ना 1 से। हाँ, और ऐसे ही तरंग दैर्ध्य का अनुपात भी कम। चीज़ किसको बताएंगी, स्नेल के नियम यानी कांस्टेंट राशि होगी उसको बताएगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो ये है, मान लो, माना आपतित तरंगागर या आपतित प्रकाश तरंग, एक आपतित तरंगागर क्रांतिक कोण पर आपतित हो रहा है। तो क्या जानते हो आप स्नेल के नियम से, वो क्लास समझ में आ रही है तभी समझ में आएगा, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको पूरा नहीं बता रहा। वही चीज़ दोबारा बताने से क्या मतलब, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। साइन आई आपतन कोण क्या है, आई, ये क्रांतिक कोण पर होगा, तो ये
अपवर्तित तरंगागर इस अपवर्तक सतह के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि अपवर्तित प्रकाश किरणें या तरंगें अब दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर हो जाएंगी। यानी यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण R का मान कितना हो जाएगा, इस स्थिति के लिए हम जानते हैं चूंकि R बराबर कितना 90 डिग्री, R बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे संबंध क्या आ जाएगा, साइन I बराबर μ2 बट्टा μ1 इंटू साइन 90 डिग्री, है ना। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन I का मान निकाल सकते हो कितना, μ2 बट्टा μ1 इंटू 1, यानी कि μ2 बट्टा μ1। ठीक है, ये चीज बताना चाह रहा था, ठीक है ना। तो उतार लो, फिर आगे पढ़ते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण आपके लिए प्योरली नई चीज है ना। देखो, प्रकाश का व्यतिकरण होता है जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी बिंदु पर अतिव्यापित होती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण से के बाद नई तरंग का निर्माण होता है। वह उस नई तरंग की तीव्रता व आयाम अध्यारोपित तरंगों या अतिव्यापित तरंगों की तीव्रता व आयाम से कम या ज़्यादा हो सकता है। इस पूरी घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। और अपने पढ़ रहे हैं प्रकाश तरंगों की बात कर रहे हैं, ये व्यतिकरण होता है यांत्रिक तरंगों में भी। जैसे नाइन्थ क्लास में आप पढ़ के आए हो, वो रस्सी वाला एग्जाम्पल लेके अपन ने समझा था, है ना। ग्राउंड में दो पेड़ों के बीच में तरंग बनाई थी, है ना। तो उसमें अध्यारोपण देखा था, व्यतिकरण देखा था। उसी तरह से यहाँ पे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण समझेंगे। घटना वही है, कहते हैं उसी चीज को है, पर 11th क्लास का किसको याद है। जब दो या दो से अधिक प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगें पर्दे के किसी बिंदु पर अतिव्यापित या अध्यारोपित होती हैं, उस बिंदु पर होती है, तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम अध्यारोपित तरंगों के आयाम व तीव्रता से कम या अधिक प्राप्त होने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। समझ लेंगे इस बात को, जगह नहीं है। चलो देख लो, मान लो एक तरंग ये, यहाँ कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर अध्यारोपित हो रही है। यहाँ प्रकाश तरंग की बात नहीं कर रहा, कोई भी तरंग हो सकती। दूसरी तरंग ये है, ये मान लो इस तरह से आप इस बिंदु पर आपतित हो, तो ये जिस माध्यम में संचरण कर रही है दोनों तरंगें, तरंग फर्स्ट, ये ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा, चलो ठीक। तरंग फर्स्ट, तरंग सेकंड, तो क्या करेंगी, इस तरंग का SHM कराएंगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इस तरंग का। प्रकाश तरंग की मैं बात नहीं करना, यहाँ पे कोई भी तरंग हो सकती है ना। इस या ये तरंग इस प्रकाश इस बिंदु को ऊपर लेके जाएगी, और ये तरंग भी अभी इस तरह से आपतित हो रही है, तो ये भी ऊपर लेके जाएगी। हो सकता है ये इस तरंग, ये वाली तरंग फर्स्ट तरंग इस बिंदु को 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाए, है ना। हो सकता है ये वाली तरंग इस बिंदु को 2 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाए। तो टोटल परिणामी ये पार्टिकल माध्यम का कण कितना ऊपर जाएगा, 7 सेंटीमीटर, है ना। इसी कहते हैं अध्यारोपण। मान लो ये तरंग y1 है, इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ये y2 है। तो इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट इक्वेस, वो क्या बोलते हैं, इस पार्टिकल की कण का विस्थापन, नेट विस्थापन कितना हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा, y1 प्लस y2। यहाँ पे अपने एग्जाम्पल लिए, दोनों ही ऊपर लेके जा रहे हैं, तो सदिश रूप में जोड़ते हैं वैसे तो,
लेकिन इनको एक डायरेक्शन होने की वजह से सीधा जोड़ देंगे। अब मान लो हो सकता है ये तरंग इस तरह से आपतित हो रही हो, इस पार्टिकल को ये नीचे लेके आ रही है 7 सेंटीमीटर, मान लो ये ऊपर लेके जा रही है 5 सेंटीमीटर, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का? 2 सेंटीमीटर। तो वो भी सदिश वेक्टर फॉर्म में जोड़ेंगे, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मानो, नीचे वाले को नेगेटिव मानो, तो माइनस ये 7 है 5, तो माइनस 2 सेंटीमीटर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, किसका? पार्टिकल का, है ना। इक्वेशन भी लिखेंगे, बात करेंगे इक्वेशन कैसी होती है। तो अपन वापस इस बात पे आते हैं। तो इसी तरह से परिणामी तरंग, जो इस पार्टिकल की जो तरंग बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगी, वो उसकी इंटेंसिटी और उसका मैग्नीट्यूड दोनों तरंगों से अधिक या कम हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से अध्यारोपित हो रही है। यहाँ पे तो अपन ऊपर और नीचे की बात की, हो सकता है कोई तरंग इसको इधर लेके जाए, कोई तरंग ऊपर लेके जाए, तो उसका फिर नेट डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में होगा, यानी वो पार्टिकल्स यहाँ मोशन करेगा। समझ रहे हो? तो चलो वापस इस टॉपिक पे आते हैं। तो बात समझ में आई। यहाँ पे प्रकाश तरंग की बात कर रहे हैं। मान लो 2 या 2 से अधिक तरंगें आके पर्दे के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर प्रकाश तरंगों के कारण या तो वो बिंदु चमकीला बन जाएगा, या फिर वो डार्क बन जाएगा, या बहुत ज़्यादा चमकीला या कम चमकीला, या एकदम डार्क या कम डार्क बन जाएगा। यानी आपतित तरंगों की तीव्रता से कम या ज़्यादा उस बिंदु पर रिजल्टेंट जो तरंग बनेगी उसकी तीव्रता कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है बात, ये बात। और देखो, यदि प्रकाश स्रोत कला संबंध है, कला संबंध को समझेंगे अपन क्या होता है। कला संबंध, प्रकाश स्रोत, यदि प्रकाश स्रोत कला संबंध है, स्रोत है, तो अतिव्यापी क्षेत्र यानी पर्दे में नियत तीव्रता व आयाम की पट्टिका फ्रिंज बनेगी। बात समझ में आ जाएगी। एक बार तो आप लिख लो, कला संबंध प्रकाश स्रोत होंगे तो उसकी तीव्रता कम या ज्यादा नहीं हो पाएगी। एक बार ब्राइट स्पॉट बन गया तो ब्राइट रहेगा, डार्क बन गया तो डार्क रहेगा, वो समझ लेंगे। दूसरा पॉइंट, व्यतिकरण तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत पर आधारित है। व्यतिकरण होता है वो अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत यही है, y1 + y2, यानी सदिश रूप में उनको जोड़ना ही सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत ये है अध्यारोपण का। 3 तरंग हो तो आगे 3 n हो तो प्लस n तक जोड़ दो। संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता अतिव्यापी तरंग से अधिक होगी। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण भी देखेंगे। संपोषी व्यतिकरण जब होगा ना, संपोषी व्यतिकरण होगा, एक बार इसको भी अंडरलाइन कर लो, इसको भी अपन समझेंगे, और विनाशी व्यतिकरण इसको भी समझेंगे, है ना। संपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग बनेगी या हाँ, तो उसकी तीव्रता व आयाम जो अतिव्यापित तरंगें हो अध्यारोपित हो रही है उनसे सबसे अधिक रहेगी। ठीक है। और विनाशी व्यतिकरण होगा तो उन सबसे कम होगी। और पूर्ण एकदम से पूर्ण संपोषी व्यतिकरण प्राप्त करो तो आपको उस पर ब्राइट फ्रिंज दिखेगी पर्दे पे, प्रकाश तरंगों की बात करें तो। और फुल विनाशी व्यतिकरण में वहाँ पे डार्क दिखेगा, डार्क स्पॉट दिखेगा पर्दे पे। पूर्णतः विनाशी व्यतिकरण होगा तो, पूर्णतः संपोषी व्यतिकरण होगा तो ब्राइट फ्रिंज बने व्यतिकरण में। परिणामी तरंग की तीव्रता अतिव्यापी तरंगों से कम होगी। ठीक है। परिणामी तरंग की तीव्रता तथा आयाम अध्यारोपित तरंगों के कालांतर पर निर्भर करता है। तो अपने को कालांतर और समझना है, इतनी चीज समझेंगे। ठीक है। क्या मैं लिख लूंगा एक तरफ, कला संबंध स्रोत, 1 नंबर बात कला संबंध प्रकाश स्रोत, दूसरा संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण और कलांतर, ये सारी चीज समझेंगे। मिटा देता हूं मैं। आप इक्वेशन जानते हो, तरंग इक्वेशन मान लो ये y बराबर है a sin ωt प्लस kx, ये होता है कालांतर, फेज डिफरेंस, कालांतर, कला में अंतर यानी कि कोण में अंतर। ये होता है कण का विस्थापन, ये होता है आयाम, आयाम, ये तरंग का विस्थापन,
और ये कोई तरंग से संबंधित कांस्टेंट है, बता दूंगा। ये तरंग का समय यानी तरंग कितने समय तक संचरित हुई किसी मीडियम में, ये कोणीय आवर्ती। ठीक है, ये एक तरंग इक्वेशन है। यानी दूसरी तरंग, मान लो ये y1 है और इसका एक कालांतर ये आयाम ये है, और ये एक फर्स्ट इक्वेशन मान ली। मान लो दूसरी इक्वेशन ऐसी होती, ओमेगा टी प्लस x, यहाँ मैंने x1 बोल दिया, यहाँ x2 बोल दिया। तो आप को कालांतर जब निकालना पड़ता ना कला में अंतर, तो मान लो जो ज्यादा उसमें से, मान लो x2 ग्रेटर देन है x1, तो आप इसमें से ये वाला घटा दे तो कलांतर आ जाता, इस वाले में से ये वाला घटा दे तो कलांतर आ जाता, कला में अंतर आ जाता। यानी कितने कोण बाद वो अतिव्यापित हो रही है या अध्यारोपित हो रही है। समझ में आएंगी धीरे धीरे बातें सारी, चिंता ना करें। ठीक है, तो ये कालांतर पर निर्भर करता कौन, अतिव्यापित क्षेत्र में तीव्रता आयाम सब, यानी परिणामी तरंग की तीव्रता व आयाम, ये कालांतर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और कालांतर प्राप्त होता है पथांतर से, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में। एक और देख लो, चलो मैं लिख देता हूँ। हाँ, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण और कला संबंध स्रोत की बात रहेगी। कलांतर की आपको समझ में आ गई। ये यानी ये एक तरंग का कलांतर है, ये दूसरी तरंग का कलांतर है। ठीक है, उनकी चर्चा और करते हैं, साथ में डेफिनेशन भी लिखते हैं। हाँ, कला संबंध प्रकाश स्रोत, जब दो या दो से अधिक प्रकाश स्रोतों से अतिव्यापित तरंगों द्वारा अतिव्यापी क्षेत्र में प्राप्त पट्टिका की तीव्रता अपरिवर्तित रहे तो प्रकाश स्रोत कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है ये S1, दूसरा है ये S2, यहाँ पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, इस पर्दे पे कोई बिंदु यहाँ ले लिया P, इस P पे इससे तरंग संचरित हो रही है और एक इधर इससे तरंग संचरित हो रही है। ठीक है, हाँ, प्रकाश स्रोत फर्स्ट, प्रकाश स्रोत सेकंड, दोनों से इस बिंदु पर तरंगें संचरित हो रही है, प्रथम प्रकाश स्रोत और द्वितीय प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो इस पर्दे पे बनने वाली फ्रिंज यानी पट्टिका हमें या तो ब्राइट बनी रहे या डार्क बनी रहे, यानी जितनी इसकी इंटेंसिटी, जितनी इसकी तीव्रता उतनी रहे, ये कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तब ये दोनों प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे, कला संबंध प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। ये तभी होता है जब ये कंडीशन हो, सभी प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगें समान माध्यम में गमन करनी चाहिए। मान लो दो या फिर प्रकाश स्रोत लिए हैं तो दोनों से तरंगें एक ही मीडियम में, एक ही माध्यम में संचरित होनी चाहिए, अलग अलग माध्यम में नहीं होनी चाहिए। दूसरी, कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहे। कला में अंतर जो शुरू में आया है, मान लो इसने x1 डिस्टेंस तय की, इसने x2 डिस्टेंस तय की, तो x1 x2 की वजह से जो कलांतर प्राप्त हुआ है फेज डिफरेंस, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो नियत बना रहना चाहिए। शुरू में जो जितना है उतना ही रहना चाहिए। कोणीय आवर्ती नियत होनी चाहिए। मेन बात ही यही है, कोणीय आवर्ती, यानी कोणीय आवर्ती की वजह से ही क्या रहेगा, कालांतर नियत रहेगा। जैसे देखो दो इसकी इक्वेशन लिखता हूँ मैं, मान लो ये y1 है और ये y2 है। इसकी इक्वेशन y1 की इक्वेशन मान ली a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx, यहाँ पर ये है इक्वेशन। फिर x1 डिस्टेंस तय होगी तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, यानी वो देख लेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx, ये इक्वेशन y2 की है। यहाँ पर जब ये यहाँ पे अतिव्यापित हुई तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, x1, तो ये हो गई a1 साइन ओमेगा टी kx1 और ये हो गया a2 साइन ओमेगा टी kx2।
ठीक है। अब आप कलांतर निकाल रहे हो ना, तो उसके लिए कोणीय आवर्ती ये दोनों की समान होनी चाहिए, नहीं तो ये समय पर निर्भर करने लग जाएगा। कौन? कलांतर समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ये तभी संभव है जब कोणीय आवर्ती समान हो। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? फाई बराबर क्या होता है? ज़्यादा है, मान लो ये वाला ज़्यादा है x2 ग्रेटर देन x1, तो इसमें से ये घटा दो, डिफरेंस आ जाएगा, यानी ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1। तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस, यानी ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा के x2 माइनस के x1। समझ में आ रही बात? तो के ले लिया कॉमन, तो x2 माइनस x1 ये हुआ पाथ डिफरेंस, पथांतर, यानी इसी पे डिपेंड करना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग अलग होते तो क्या होता, फिर यहाँ पे एक टर्म और आती ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, बाहर टी आता ना। चलो मिटा के करना पड़ेगा क्या? चलो देख, ये करता हूँ मिटा के। अगला पॉइंट और देख लो, कोणीय आवर्ती नियत होनी चाहिए, ये समझा रहा हूँ ना, तो मिटा के कर सकते हैं। कोणीय आवर्ती नियत होने से ही कलांतर नियत बना रहेगा, ये समझते हैं बात। कोणीय आवर्ती नियत होगी तभी कलांतर नियत बना रहेगा, या कलांतर समय के साथ, कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहेगा, समय पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बात समझना जरूरी है। कला संबंध प्रकाश स्रोत, इसके नीचे चित्र भी बना लेना चाहिए आप। ये S1 ये S2, यहाँ बिंदु P पे आप चाहते हो ये तरंग फर्स्ट, ये तरंग सेकंड, इसकी इक्वेशन y1 बराबर क्या है? a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पर इसकी इक्वेशन y2 बराबर है क्या? a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ अतिव्यापी क्षेत्र में यहाँ पे इसकी इक्वेशन होगी, जो x, इसने x1 डिस्प्लेसमेंट तय किया, इसने x2, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी इस पे y1 की? a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, इसकी क्या हो जाएगी? a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। यानी यहाँ पे आपने कोणीय आवर्ती दोनों की समान ले ली, ओमेगा ओमेगा समान ले लिया, ठीक है। यानी टी समय बाद ये यहाँ पे अध्यारोपित होती है, ये भी टी समय बाद यहाँ पर अध्यारोपित होती है। तो परिणामी रिजल्टेंट इसका ये क्या करेगा, और दूसरी तरंगे होती तो ऐसे हम करता नहीं। तो यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी ब्राइट या डार्क, उसके लिए कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहना चाहिए। यानी कलांतर क्या होता है? ये इसका कलांतर ये, इसका कलांतर ये। तो ये x2 मान लो ग्रेटर देन है x1 से, तो इसमें से ये घटा दो, फाई कलांतर फाई ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस ओमेगा टी प्लस के x1। घटाओगे तो क्या आ जाएगा? के कॉमन आ गया, x2 माइनस x1। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया? कालांतर आ गया। इसको मैं डेल्टा x लिख दूं तो फाई बराबर आ जाएगा के डेल्टा x, ठीक है, के डेल्टा x। डेल्टा x यहाँ पे क्या है? पथांतर। क्या ये समय पर निर्भर कर रहा है? क्यों? ओमेगा टी वाली टर्म तो कैंसिल होगी, तो कलांतर समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, केवल किस पर? पथांतर पर निर्भर कर रहा है ना। तो पथांतर तो पर्टिकुलर पॉइंट पे पथांतर तो वही रहेगा ना, एक बार जो जितना पथ में अंतर आ गया उतना ही रहेगा। हाँ, ये बात अलग है, इस पॉइंट पे आप चाहते हो तो पथांतर इस पॉइंट की बजाय कुछ और हो जाएगा, इस पॉइंट पे चाहते हो तो कुछ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो हमेशा के लिए ब्राइट बनी रहेगी। कब? जब कोणीय आवर्ती समय पर कलांतर समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। यानी कोणीय आवर्ती क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। जितने भी प्रकाश सोर्स ले रहे हो उनकी कोणीय आवर्ती नियत होगी, तभी वह सारे प्रकाश स्रोत कला संबंध प्रकाश स्रोत होंगे। यानी यहाँ पे ब्राइट बन रहा तो ब्राइट, डार्क बन रहा तो हमेशा के लिए डार्क स्पॉट रहना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है, यह P है, मान लो यहाँ पे Q बिंदु है, यहाँ पे R है, हो सकता है यहाँ पे डार्क बने, उसके लिए पथांतर कुछ अलग होएगा इस बिंदु के लिए।
यानी यहाँ से तरंग ये इतना संचरण करके आएगी, यहाँ से इतना संचरण करके आएगी, और यहाँ के लिए पथांतर कुछ अलग और होगा। मान लो यहाँ पे भी डार्क बन रहा है, तो इस पॉइंट पे फिर हमेशा डार्क ही रहना चाहिए, इस पे भी हमेशा डार्क, इस पे हमेशा ब्राइट रहना चाहिए। समझ रहे हो ना बात? तो ये प्रकाश स्रोत कलासंबंध प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। जैसे सोच के देखो कि आप इसकी कोणीय आवृत्ति ω1 मान ली, इसकी ω2 मान ली, तब आप इसका कलांतर निकालोगे तो क्या आएगा, वो समय पे निर्भर करने लग जाएगा ना। तो ये ω2, ये ω1, फिर घटाओगे तो देखो क्या आएगा। ऐसा होगा नहीं कलासंबंध प्रकाश स्रोत के लिए। तो ω2 माइनस ω1 इंटू टी, है ना, और प्लस x2 माइनस x1 इंटू के, ये तो आएगा। अब देखो यहाँ पे कोई आवर्ती में डिफरेंस टाइम पे निर्भर कर रहा है ना, इसका मतलब कालांतर समय पे निर्भर कर रहा है। अच्छा, कालांतर यहाँ पे समय पे निर्भर कर रहा है ना, ये कैंसिल नहीं हुई ये टर्म। तो फिर क्या होगा, समय बदलने के साथ यहाँ पे कभी डार्क कभी ब्राइट, कभी डार्क कभी ब्राइट, ऐसे वो फ्रिंज कम ज़्यादा होती रहेगी। समझ रहे हो ना? तब ये कलासंबंध प्रकाश स्रोत नहीं होंगे। तो कलासंबंध प्रकाश स्रोत तभी होंगे जब जिस बिंदु पर तरंगें अतिव्यापित हो रही हैं तो वहाँ पर तीव्रता व आयाम उसका समान बना रहे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण, जब दो तरंगें किसी बिंदु पर अतिव्यापित हो रही है तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं से अधिक होगी, तो संपोषी व्यतिकरण होगा। यानी संपोषी व्यतिकरण में जब दो तरंगें अतिव्यापित हो रही है तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग जो बनेगी उसकी तीव्रता व आयाम दोनों अतिव्यापित तरंगों से अधिक रहेगी। जैसे देखो, मान लो एक तरंग है, दूसरी तरंग ये अतिव्यापित हो रही है, इस बिंदु पर पी बिंदु पर ये अतिव्यापित हो रही है। तो देखो इसका ये कहलाता है सरंग, सरंग बोलते हैं ना, हाँ इसको बोलते हैं सरंग, इसको बोलते हैं गरत, ऐसे इसका सरंग और ये गरत। यानी दोनों तरंगे के सरंग एक साथ, गरत एक साथ, सरंग एक साथ, गरत एक साथ, सरंग एक साथ, गरत एक साथ होंगे, तब यहाँ पर जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी तीव्रता दोनों से अधिक रहेगी, है ना। रिजल्टेड तरंग, तो मान लो यहाँ पे रिजल्ट तरंग बना रहा हूँ तो उसका आयाम ज़्यादा हो जाएगा, ऐसी तरंग कुछ इस तरह से तरंग बनेगी। ये होता है आयाम। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ये आयाम होता है। यानी ये माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन प्राप्त हो रहा है ये आयाम कहलाता है ना। तो समझ रहे हो बात को? तो ये कब संभव है? वही कोणीय आवर्ती क्या होनी चाहिए? अपरिवर्तित होनी चाहिए, सॉरी कोणीय आवर्ती नियत होनी चाहिए दोनों तरंगों की। यानी इसकी इक्वेशन में ओमेगा कोणीय आवर्ती, तो इसमें भी ओमेगा ही रहनी चाहिए। कहने की बात ये है कि समय के साथ कलांतर अपरिवर्तित रहना चाहिए। यहाँ पे मान लो ब्राइट फ्रिंज बन गई, इसके आपतित होने से, संपोषी व्यतिकरण होने से ब्राइट ही बनेगी, तो वो हमेशा ब्राइट रहनी चाहिए। समय के साथ कलांतर अपरिवर्तित रहेगा तो फिर वो कभी डार्क कभी ब्राइट, कभी डार्क कभी ब्राइट, ऐसा कुछ बनता रहेगा, तो उससे फिर संपोषी व्यतिकरण नहीं कहेंगे। तो नोट कंडीशन क्या है? संपोषी व्यतिकरण तभी संभव है जब दोनों प्रकाश स्रोत कलासंबंध प्रकाश स्रोत हो। कलासंबंध प्रकाश स्रोत कब होंगे? जब कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहे, तभी होंगे। अभी पढ़ के आए। अच्छा, विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा? ये तो एग्जाम्पल लिया है, ये तो पूर्णतया संपोषी व्यतिकरण है। यानी इसमें कलांतर, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर फाई कितना है? 0 डिग्री है। ये तो पूर्णतया संपोषी व्यतिकरण है। यहाँ पे हो सकता है ये तरंग यहाँ से यहाँ तक चली, उसके बाद दूसरी तरंग चल जाए, यानी यहाँ उसके बाद दूसरी तरंग t बराबर 0 पे मान लो ये यहाँ से शुरू हुई, तो ये जब यहाँ पहुँच जाए तब दूसरी चले, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई का।
यानी 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरह से कालांतर होगा तब संपोषी व्यतिकरण होगा। बात समझ में? अब देखते हैं विनाशी व्यतिकरण। इसका उल्टा हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण। जब दो तरंगे किसी बिंदु पर अतिव्यापित हो रही है तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों से कम होनी चाहिए, दोनों तरंगों से कम, यानी प्रत्येक तरंग की, जैसे उल्टा लिखना कम होगी परिभाषा। ये भी तभी विनाशी व्यतिकरण भी तभी संभव है जब कालांतर समय के साथ अपरिवर्तित होना चाहिए। जैसे एक तरंग ये विनाशी व्यतिकरण की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरंग है ये, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, दोनों t बराबर 0 पे शुरू हुई और इसकी कोणीय आवर्ती भी ओमेगा और इसकी भी ओमेगा, यानी ये भी एक्स डिस्प्लेसमेंट चली, ये भी एक्स डिस्प्लेसमेंट चली। तो यहाँ पे जो परिणामी तरंग बनेगी वो डार्क बनेगी, यानी जिस बिंदु पे प्रकाश तरंगें हैं तो जिस बिंदु पर पर्दे पर अतिव्यापित हो रही है तो उस बिंदु पर डार्क स्पॉट दिखेगा, पूर्णतः डार्क। ये पूर्णतः विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। और विनाशी व्यतिकरण के लिए होगा क्या, हो सकता है कुछ तरंग इस तरह से भी बन जाए, यानी इसकी इंटेंसिटी और मैग्नेट एम्पलीट्यूड इन दोनों तरंगों के एम्पलीट्यूड से कम होना चाहिए, यानी इस पर्टिकुलर इस अकेली तरंग का आयाम व तीव्रता देखें, उससे इस परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता कम होनी चाहिए, तब विनाशी व्यतिकरण। पूर्णतः विनाशी के लिए क्या होगा, डार्क, यानी तरंग बनेगी नहीं, तरंग बनेगी नहीं, और प्रकाश तरंग है तो डार्क स्पॉट दिखेगा। तो ये विनाशी और संपोषी व्यतिकरण। हाँ, इसमें कालांतर देख लो, कालांतर यहाँ पे कितना है, जब ये t बराबर 0 पे ऊपर की तरफ जा रही है तो ये नीचे जा रही है, यानी कालांतर पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये कालांतर होगा तब विनाशी व्यतिकरण होगा। बात समझ में आई? तो ये आज की क्लास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग द्विस्लिट प्रयोग YDSE पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, पढ़ते रहे, खुश रहे, जय माँ सरस्वती।